हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक हैं, अच्छे हैं। तो आज हमारी क्लास है, फर्स्ट क्लास है हमारी एंशंट हिस्ट्री की। हम एंशंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और हम इस क्लास के थ्रू हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए चलेंगे। बेसिकली मेरा जो मेन मोटिव है वो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सबको साथ में लेकर चलने का है। अगर आपको क्लास में कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका कोई भी डाउट हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके कमेंट्स की वजह से ही मेरी क्लासेस आगे इम्प्रूव होती जाएगी। तो जितना हो सके आप उतना कमेंट कीजिएगा। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं प्री हिस्टोरिक एज के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब ये हमें इसे हिस्टोरिक क्यों कहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से भी, यहाँ देखिए क्या नाम है, हिस्ट्री से भी पहले का टाइम, पहले की एज को प्री हिस्टोरिक कहा जाता है। इसे ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि देर वर नो रिटन एविडेंसेस। हमारे पास इसके कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। नो एविडेंस मतलब रिटन एविडेंस, एविडेंस तो हमारे पास हैं तभी पढ़ रहे हैं इसके। नो रिटन एविडेंस, ठीक है। और अच्छा, आप बोलोगे कि मैडम ने तो बता दिया कि ठीक है इसके रिटन एविडेंस नहीं है, तो हमें मिले कैसे। ये हमें मिले थ्रू एक्सावेशन, एक्सावेशन के थ्रू हमें ये मिले। अब ये एक्सकावेशन क्या होती है, ये होती है खुदाई। आर्कियोलॉजिस्ट जो भी हैं हमारे, जब वो खुदाई करें, अब देखिए ये जो आदमी है ये भी खुदाई कर रहा है ना, यहाँ देखिए। तो इस दौरान हमें क्या मिला, कुछ ऐसे एविडेंस मिले जिससे हमने कहा कि हाँ इस टाइम से पहले भी कुछ लोग रहा करते थे, कोई सिविलाइजेशंस रहा करती होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम सब ने ये बात की। इसके बाद में हमारी जो प्री हिस्टोरिक एज है उसके बारे में हम आगे पढ़ते कि इसमें क्या है। ये पीरियड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, राइटिंग से पहले का भी जो है राइटिंग जो हुई उससे पहले का जो टाइम था, जो पहले के इन्वेंशन थे वो इसके अंदर आए। कोई भी रिटन रिकॉर्ड हमारे पास इसका नहीं है। तो हम, आपने कहा कि हमें मिली कहाँ से ये नॉलेज, तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन से हमें मिली, कोई टूल हमें पुरानी मिली, केव की पेंटिंग्स मिली, फॉसिल्स हमें मिले। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं जो भी स्केल्टन थे उनकी कार्बन डेटिंग करवा दी हमने। कार्बन डेटिंग के थ्रू हमें उसकी एक्चुअल एज, उसका एक्चुअल टाइम कि वो इतने साल पुरानी तो है, उसका अंदाज़ा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में बता दिया ये टूल्स, बोन्स, रॉक पेंटिंग्स, पोट्री, इन सभी की वजह से हमें पता चलता है। और अब आगे देखें डिवीजन ऑफ स्टोन एज। देखिए पहले मैं आपको एक पेज पे सब कुछ समझाना चाहूँगी और आप समझिए उस बात को। ठीक है, एक स्क्रीन ले लेते हैं। हमारी एंशियंट हिस्ट्री के अंदर जब भी हम प्री हिस्टोरिक एज के बारे में बात करें तो उसमें हम 3 स्टेजेस को लेकर चलते हैं। ठीक है, पेन कहाँ है यहाँ पे, ठीक है ये लेते हैं, यहाँ लिखते हैं स्टोन एज को, फिर आती है हमारी कॉपर एज, फिर आती है हमारी ब्रॉन्ज एज। ये स्टोन एज कहाँ क्या थी, ये स्टोन एज वो थी जब स्टोन्स का यूज़ किया जाता था टूल्स को बनाने के लिए। ठीक है, कॉपर एज क्या हुई, जब कॉपर का यूज़ होने लगा टूल्स को बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, स्टोन एज और कॉपर एज को ही, ये जो स्टोन एज और कॉपर एज है इन्हें ही प्री हिस्ट्री कहा जाता है। इन दोनों एज को ही प्री हिस्ट्री एज कहा जाता है। सॉरी। और जो ब्रॉन्ज एज हुई, ब्रॉन्ज एज के अंदर ब्रॉन्ज की टूल्स आने लगी। अब ब्रॉन्ज किससे बनता है, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर प्लस टिन से, कॉपर प्लस टिन को मिलाकर हमारी ब्रॉन्ज एज, ये ब्रॉन्ज बनता है। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। इसके बाद में हमें स्टोन एज की क्लासिफिकेशन देखनी है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो एक पेज और ऐड हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यही इसका, चलो यही समझाती हूँ मैं आपको। ठीक है, स्टोन एज की क्लासिफिकेशन आगे 3 टाइप के स्टोन एज, 3 टाइप हुए
स्टोन एज के 3 पार्ट हुए, सॉरी। ठीक है, पहली हुई पैलियोलिथिक एज, जो कि टाइम पीरियड इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों के लिए। 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड हुआ वो हमारा पैलियोलिथिक एज का हुआ, और पैलियोलिथिक को हमने ओल्ड स्टोन एज भी कहा। दूसरा हम आए मेसोलिथिक एज के ऊपर। मेसोलिथिक एज 12,000 से 10,000, हर बुक में आपको ये एज अलग मिलेगी, लेकिन ये जो एसएससी के पीवाईक्यू से मैंने उठाया तो ये ही आंसर उनका ठीक है। ठीक है, 12,000 से लेकर 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड रहा वो हमारी मेसोलिथिक का रहा, जिसे हमने मिडिल स्टोन एज कहा। फिर आया नियोलिथिक। नियोलिथिक नई स्टोन एज, 7,000 से 1,000 बीसी, 7,000 से 1,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड रहा वो ये था। अब ये चार्ट हमने देखा प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 एज में डिवाइड हुई, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, या फिर इसे आप कॉपर एज भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर हुई पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक, स्टोन एज 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में, नियोलिथिक में। टाइम पीरियड हमने देखा 5 लाख से 10,000 बीसी। ये गलत टाइम पीरियड है, देखिए आप इसे फॉलो मत कीजिएगा, मैंने यहाँ साइड में लिखा है यही सही है। ठीक है, 12 के से 10,000 बीसी तक का टाइम पीरियड, और नियोलिथिक का 7,000 से लेकर 1,000 बीसी तक का टाइम पीरियड। लेटर एज चैल्कोलिथिक एज हुई, जिसे हमने कॉपर एज भी कहा। पैलियोलिथिक एज के बारे में हम और क्लासिफाई करें तो 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का टाइम पीरियड हमारा पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड है। यहाँ लोगों का काम था फूड गैदरिंग करते थे वो लोग, प्लस हंटिंग भी करते थे, लोग रहते कहाँ थे, वो केव्स में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी टर्म है कि वो अनपॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, उनके पास जो टूल्स थी वो पॉलिश्ड नहीं थी। एक सेकेंड में वो प्रीवियस स्लाइड पे जाना पड़ेगा हमें। तो जो उनके पास थे हमने देखा टूल्स जो थी पॉलिश्ड नहीं थी, एग्रीकल्चर वो लोग नहीं करते थे, पोट्री उनके पास नहीं थी। लाइफस्टाइल मैंने आपको बता दिया क्या लाइफस्टाइल था उनका। ठीक है, कि वो हंटिंग करते थे प्लस फूड गैदरिंग किया करते थे। और इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ से जो हमारे एग्ज़ाम में पहले भी आई है कि वो जो टूल यूज़ करते थे उस टूल का नाम क्या था, क्वार्ट्जाइट टूल। क्या नाम था, क्वार्ट्जाइट टूल उसका नाम हुआ करता था। आगे चलते हैं हम। उसकी खासकर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर हमारी साइड्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साइड्स को हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है। तो चलो साइट्स को देखते हैं। मेजर पैलियोलिथिक साइट इन इंडिया। पैलियोलिथिक साइट में पहली है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भीमबेटका। भीमबेटका हमें मिलती है मध्य प्रदेश के अंदर। आप ये पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये रॉक पेंटिंग्स है जो हमें भीमबेटका केव्स के अंदर देखने को मिलती है। एसएससी में एक क्वेश्चन आया था कि ये बार बार क्लिक कैसे हो रहा है। एसएससी में पहले क्वेश्चन आया था कि किसने डिस्कवर की थी, तो वीएस वाकनकर ने डिस्कवर की थी इन द ईयर 1957। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म रहती है आपके लिए। हुनासागी या हुंगसी कर्नाटका के अंदर साइट पड़ती है। कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश के अंदर ये साइट पड़ती है। भीमबेटका इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये यूनेस्को की एक साइट भी है, फेमस है अपनी रॉक पेंटिंग को लेकर। और पैलियोलिथिक में मैंने आपको दिखाई दिया कि हंटिंग प्लस फूड गैदरिंग इनका काम था। और रिपीटेड क्वेश्चन है कि भीमबेटका किस लिए जानी जाती है, तो अपने रॉक शेल्टर्स के लिए जानी जाती है, अपनी रॉक पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब आती है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज का जो टाइम, यहाँ टाइम पीरियड थोड़ा गलत लिखा है, आप टाइम पीरियड सही कीजिएगा। 12,000 से लेके 10,000 बीसी, 12,000 से लेकर 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था वो मेसोलिथिक का था। फीचर्स क्या थे यहाँ के, टूल्स बिकेम स्मॉलर एंड शार्पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, टूल बिकेम स्मॉलर एंड शार्पर, जो टूल्स थी वो काफ़ी छोटी और शार्प हो गई थी, जिन्हें हमने आगे जाकर माइक्रोलिथ नाम दिया। तो माइक्रोलिथ्स, माइक्रो मतलब छोटे, लिथ्स मतलब पत्थर, लिथ का मतलब होता है स्टोन, लिथ का मतलब होता है स्टोन। और यह जो आपको दिख रहे हैं साइड में फोटो में, ये माइक्रोलिथ्स हैं। ये क्या है, माइक्रोलिथ हैं। ठीक है, आप देखिए कि कितने तीखे हो गए हैं, देख रहे हो आप ये कितने शार्प हो गए, छोटे हैं लेकिन शार्प हो गए। ठीक है, यहीं के साथ यहीं मेसोलिथिक में शुरुआत होती है एनिमल डोमेस्टिकेशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन आ सकते हैं।
एनिमल डोमेस्टिकेशन की, फिशिंग की भी यहीं से शुरुआत हुई, सीजनल सेटलमेंट्स की। यहाँ तो फिर बात करें तो अगर यहाँ इम्पोर्टेंट टर्म की हम बात करें तो माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्या है? स्मॉल स्टोन टूल्स हैं, स्मॉल स्टोन टूल्स हैं, ठीक है। यही है मेसोलिथिक में, बाकी साइट्स तो इम्पोर्टेंट है ही। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं जिसे कहूँगी वो है बागोर। बागोर क्यों? क्योंकि बागोर एक तो राजस्थान में पड़ता है, दूसरा ये सबसे बड़ी साइट है मेसोलिथिक की, लार्जेस्ट साइट ऑफ मेसोलिथिक, ठीक है। आदमगढ़ प्लस भीमबेटका भी आप जोड़ लीजिएगा इसमें, भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ते हैं। लंगनाज गुजरात के अंदर, लंगनाज के साथ आप कर लीजिएगा महसाना। महसाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाती है, जो कि मेसोलिथिक की साइट है। बागोर इंपॉर्टेंट क्यों है? एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन के यहाँ से हमें एविडेंस मिले। सबसे बड़ी लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट भी है। नियोलिथिक के ऊपर जाते हैं तो नियोलिथिक नई स्टोन एज है, और नई स्टोन एज के बारे में हमें देखना है। इसका टाइम पीरियड हम सबको पता है, साथ ये टाइम पीरियड आपको ये थोड़ा गड़बड़ लिखा है इन्होंने, 7000। ये इसी स्लाइड का यही प्रॉब्लम रहता है। चलो आगे चलते हैं। देखो नियोलिथिक का टाइम पीरियड जो चला वो चला 7000 BC से लेकर 1000 BC तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा नियोलिथिक का था। और नियोलिथिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, ठीक है। क्या हुआ? बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी हमने यहाँ देखा, लेकिन शुरुआत इसकी मेसोलिथिक में हुई थी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परमानेंट हाउस हमने देखे वहाँ, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हमने देखे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पोट्री हमने यहाँ देखी, ठीक है। अब आगे जो आएगा वो इनकी साइट्स के बारे में है, ठीक है। साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी, ज़्यादातर क्वेश्चन साइट से मिलेगा आपको। मेहरगढ़, मेहरगढ़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान के अंदर पड़ती है। हमें यहाँ से क्या मिला? एविडेंस मिले हमें हाउस के, एविडेंस ऑफ हाउस हमें यहाँ से देखने को मिलता है। वीट, बार्ले, कॉटन, ये सब हमें यहीं से देखने को मिलता है। हमसे पूछ लिया जाए कि पहली कौन सी क्रॉप थी जिसके हमें एविडेंस मिले, तो वो बार्ले थी। बार्ले के एविडेंस हमें सबसे पहले मिलते हैं। बुरजा होम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ता है, और बुरजा होम के अंदर हमें पिट ड्वेलिंग देखने को मिली, पिट ड्वेलिंग देखने को मिली। ये होते क्या है? किसी भी लेक या लेक के किनारे, नदी के किनारे लोग गड्ढा खोदते थे और उसके अंदर रहने लगे, उसी को पिट ड्वेलिंग कहा जाता है। बुरजा होम एक और चीज़ के लिए फेमस थी, वो थी जो डोमेस्टिकेटेड डॉग थे उनको अपने मास्टर के साथ बरी किया जाता था, मतलब दफना दिया जाता था। चिरांड काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में, चिरांड बिहार के अंदर है, और यहाँ से हमें बोन्स मेड ऑफ टूल, बोन्स, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, टूल्स मेड ऑफ बोन, टूल्स मेड ऑफ बोन हमें यहाँ से देखने को मिलती है। यहाँ पे एक साइड आप और ऐड कीजिएगा, गुफकराल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में। गुफकराल भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। इसे कहते हैं केव ऑफ पोटर्स, केव ऑफ पोटर्स इसे कहा जाता है। बुरजा होम स्पेशल फीचर क्या है? पिट ड्वेलिंग, हाउस डग इन ग्राउंड, ठीक है। एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है कि पिट ड्वेलिंग कहाँ देखने को मिली, तो बुरजा होम के अंदर देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, और इसके बाद यहाँ हमारी ये एज ख़त्म होती है। हम पढ़ेंगे अब चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज मतलब कॉपर स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज। फीचर क्या था? कॉपर और स्टोन टूल्स आ गई थी, विलेज सेटलमेंट्स होने लगे थे, लोग गांव में आकर कम्युनिटीज़ के अंदर रहने लगे, एग्रीकल्चर काफ़ी एक्सपेंड हुआ, पोट्री काफ़ी एडवांस हो गई। साइट्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं यहाँ की, जो कि मैं आपको बता रही हूँ बार बार, साइट्स आपको याद करनी पड़ेगी। एहर प्लस गिलुंड कर लीजिएगा, एहर प्लस गिलुंड, ये है राजस्थान की, ठीक है। मालवा मध्य प्रदेश, जोरवे की महाराष्ट्र, जोरवे की साइट ही दैमाबाद, दैमाबाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, सबसे बड़ी साइट रही है महाराष्ट्र की, जोरवे के अंदर सबसे बड़ी साइट, ठीक है। इतना ही है इसमें पढ़ने वाला। इसके बाद में हमें बस आर्ट एंड कल्चर और उनकी बरियल हैबिट्स देखनी है। बरियल हैबिट्स की बात करें तो अपने घरों के पास वो दफनाते थे, कुछ कभी कभी तो वो अपने घर के फ्लोर्स के नीचे दफना देते थे उन्हें, उनके साथ टूल्स या पोट्रीज या फूड आइटम्स भी डाल देते थे, कि ताकि अगर उनका आगे जन्म हो कभी, तो उन्हें कोई भी चीज़ की दिक्कत, कोई भी चीज़ की तकलीफ़ उन्हें अपने अगले जन्म में देखने को ना मिले।
तो दे प्रैक्टिस अर्न बरियल। अर्न बरियल क्या होता है, वो घड़ा दफनाते थे साथ में। क्या दफनाते थे, घड़ा दफना देते थे साथ में, घड़ा भी बरी करते थे, घड़ा दफनाते थे। उनको हॉर्सेस के, घोड़ों के बारे में नहीं पता था, बर्न ब्रिक्स के बारे में भी कुछ पता नहीं था। इसके बाद में अगर उनके आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो केव पेंटिंग्स काफ़ी डिटेलिंग होने लगी, लोग विलेज कम्युनिटीज़ के बना बना के रहने लगे, कम्युनिटीज़ में लोग आ गए। अच्छा ये देख रहे हो आप, ये फ़ोटो देखो एक बार, ये यहाँ पे जो पोट्री रखी है इनकी, इन पोट्री पर फोकस करें तो ये आपको खुरदुरापन दिख रहा है इस पर। इसको कहा गया कोड इम्प्रेस्ड पोट्री, कोड इम्प्रेस्ड पोट्री इसे कहा गया। अच्छा यहाँ पे सिर्फ यही पोट्री नहीं है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे देखें ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री भी का यूज़ होने लगा, ओकरे कलर की पोट्री आ गई। ठीक है, आगे अगर इनके इनोवेशंस की बात करें तो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नियोलिथिक के अंदर ये बहुत ज़्यादा आगे आपको इम्पोर्टेंट आएगा। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज़ होने लगा नियोलिथिक एज के अंदर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो अब हम देखें मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी के एग्ज़ाम पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड डॉग, पहला मेटल कौन सा था, कॉपर। माइक्रोलिथ्स कहाँ देखने को मिले हमें, माइक्रोलिथ्स हमें देखने को मिले थे मीजोलिथिक जो एज जो चली उसके अंदर, उस दौरान हमने वो देखा। ठीक है, उसके बाद में पोलिश टूल कहाँ मिले, नियोलिथिक के अंदर, पिट ड्वेलिंग बुर्जा होम के अंदर, प्लस डॉग बरेड विद देयर मास्टर्स, बरियल अंडर हाउस हमने नियोलिथिक के अंदर देखा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। फेमस नियोलिथिक सेटलमेंट कैटल ह्यूक टर्के के अंदर हमें देखने को मिली है, पहली ह्यूमन प्रोटोसिटी भी थी। एग्रीकल्चर की बिगिनिंग नियोलिथिक के अंदर हमने देखी। इसके बाद में हम बात करें, ये अब आएंगे हमारे PYQ, और अब मुझे इनके जवाब चाहिए। जनता जवाब चाहती है, जनता नहीं भैया, SSC जवाब चाहती है, आपकी जो ड्रीम जॉब है वो जवाब चाहती है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेसोलिथिक एज के, मेसोलिथिक एज के मद्देनज़र रखते हुए इनमें से कौन सी बात आपको ठीक लगी। यूज़ ऑफ माइक्रोलिथिक टूल बिकेम कॉमन, बिल्कुल सही बात है। माइक्रोलिथिक टूल हमने कहाँ देखे थे, मेसोलिथिक में देखे थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी हमने कहाँ देखा था, मेसोलिथिक में देखा था। एग्रीकल्चर बिकेम द मेन ऑक्यूपेशन, नहीं भैया ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं। तो आंसर क्या हुआ हमारा, 1 and 2 ओनली। आंसर क्या हुआ हमारा, 1 and 2 ओनली। ये अच्छे से आपको देखने के क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक एज, इनमें से कौन से फीचर एसोसिएटेड है हमारी नियोलिथिक एज के साथ। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। यूज़ ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, बिल्कुल। डेवलपमेंट ऑफ पोट्री, जी बिल्कुल ये सही बात है। कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, हाँ बिल्कुल सही। ये चारों के चारों सही हैं। हमने ये नियोलिथिक के अंदर पढ़ा है कि ये एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग भी वहीं से हुई, सब वहीं का था। द आर्कियोलॉजिकल साइट बुर्जा होम इज़ पर्टिकुलरली नोन फॉर, अब बिना ऑप्शन देखे हमें पता है कि बुर्जा होम की हमने दो ही चीज़ें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था पिट ड्वेलिंग के बारे में, लोग गड्ढे खोद कर रहते थे। एक हमने पढ़ा था बरियल उनका, मतलब दे प्रैक्टिस्ड बरियल वेयर डोमेस्टिकेटेड डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स। सो यहाँ डॉग यार्ड रिमेन्स वगैरह कुछ नहीं, हमारा आंसर होना चाहिए पिट ड्वेलिंग एंड burial practices, pit dwelling and burial practices। अब which of the following correctly describes the chalcolithic culture in India, इनमें से कौन सा correctly describe कर रहा है कि कॉपर स्टोन एज का कल्चर। द फुली अर्बन सेटलमेंट्स, ऐसा तो हमने नहीं देखा अर्बन सेटलमेंट। हाँ, रूरल हमने ज़रूर देखा था। एक्सेसिव यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, नहीं भैया अभी तक तो आयरन टूल्स का हमने कहीं जिक्र नहीं किया। रूरल सेटलमेंट विद द यूज़ ऑफ कॉपर एंड स्टोन टूल्स, बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं और कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, साइट है और उनका कल्चर, कौन से कल्चर से वो बिलोंग करते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, ये इसका थोड़ा इशू रहेगा ही, पता नहीं क्या दिक्कत है स्लाइड्स को। चलो हम देखते हैं। बागोर मेसोलिथिक के अंदर बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ नियोलिथिक के अंदर बिल्कुल सही है। बुर्जा होम पैलियोलिथिक में नहीं था, बुर्जा होम भी नियोलिथिक के अंदर था। पिट ड्वेलिंग हमें यहाँ से मिलती है। बागोर से हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन मिलता है। ठीक है, तो कौन सा ठीक है, पहला और दूसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, यही इसका इशू रहेगा, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। चलो एक बार हम देख लेते हैं।
मेरे ख्याल से आगे है ना वो स्लाइड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने कितने कर लिए अभी, 2 4 कर लिए मैंने। ये स्लाइड हो गई है हमारी, ये भी हो गई। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज के अंदर इनमें से कौन सी डेवलपमेंट हमने कहा कि ये सिग्निफिकेंट चेंज हुआ। तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या है। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोलिथ टूल, नहीं भैया ये तो मीजोलिथिक का था। डिस्कवरी ऑफ फायर, ऐसा तो हमने कुछ देखा ही नहीं। बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन एग्रीकल्चर, हाँ ऐसा हमने नियोलिथिक में पढ़ा। अगला और देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन शेल्टर्स, नहीं ऐसा अभी हमने नहीं पढ़ा। तो एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई थी वही सबसे बड़ा डेवलपमेंट था जिसकी वजह से काफ़ी चेंज हुआ, ठीक है, काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को हमें मिले। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट प्रोवाइड्स, अब ये क्या दिक्कत है इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अर्ली एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो इसमें हमने देखा कि कुछ ऑप्शन है, या आपको ही इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। एक बार ये स्लाइड का थोड़ा इशू सॉल्व हो जाए, पता नहीं ये स्लाइड्स अपने आप आगे पीछे हो रही है, इसका थोड़ा सा हम कर लेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब चाहिए, ठीक है। क्लास आपको जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कोई आपको कमी लगी हो, मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बताना, कमेंट करना आप। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर हमने टारगेट क्वेश्चंस कर लिए हैं, CGL के, CHSL के, CPO के, MTS के। तो बेसिकली ये SSC के हर एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आपको साइट्स भूलनी नहीं है, साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप मेरे को आंसर देना। और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके क्लास, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं कल अगली क्लास में।